नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। मैं हूं अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों से। कर्नाटक में सरकार गठन को चुनौती देने वाली कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने बीजेपी से राज्यपाल को सौंपे गए दोनों पत्रों का मांगा है ब्यौरा। बीएस येदियुरप्पा का 15 दिन से पहले ही विश्वास मत हासिल करने का दावा। गोवा, मणिपुर और बिहार तक पहुंची कर्नाटक की सियासी आंच। गोवा, मणिपुर में कांग्रेस तो बिहार में आरजेडी का सबसे बड़ा दल के तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश करने का फैसला। बीजेपी ने बताया नाटक। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में 7.6% रहने की उम्मीद। बनी रहेगी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। निजी खपत में बढ़ोतरी और आर्थिक सुधारों के फैसले का असर। बीपीएल श्रेणी के दिल की बीमारी वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत। इलाज में इस्तेमाल होने वाला स्टेंट मुफ्त मुहैया कराएगी केंद्र सरकार। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी परमाणु निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्तर कोरिया के शासक की सुरक्षा की गारंटी। सिंगापुर वार्ता रद्द होने पर भी आगे की कार्रवाई की कही बात। खबरें विस्तार से। कर्नाटक में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। बुधवार रात कांग्रेस और जेडीएस ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कल हुए शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 3 घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार और येदियुरप्पा समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही येदियुरप्पा की ओर से सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को सौंपे गए दोनों पत्रों को पेश करने के लिए कहा गया है। It is the discretion of the governor. He has rightly exercised the discretion. We will argue that. इस केस में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। रोज सरकारें बनती हैं, रोज सरकारें टूटती हैं, रोज गवर्नर के एक्शन चैलेंज होते हैं। अगर ये स्वेरिंग इन हो जाती और पिटीशन में अगर दम होता तो कोर्ट उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर को हटा सकती है, ये कह के कि भाई आपको हक नहीं था। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लगा दी पिटीशन। देखिए, जिसके पास नंबर है या नहीं है, ये सिर्फ कागज पे लिखने से सॉल्व नहीं होता। ये फ्लोर ऑफ द हाउस जिसको कहते हैं असेंबली में, वहां पता चलेगा किसके नंबर हैं या किसके नंबर नहीं। दलीलें संक्षिप्त में ये है कि आप किसको बुलाएंगे। 10 मेंबर वाली पार्टी को, 20 मेंबर वाली पार्टी को या 30 को पहले, और उसके बाद उसको कितना समय देंगे अपना फ्लोर टेस्ट करने के लिए। ये दोनों मामले न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और अति आवश्यक है कि जुडिशियल रिव्यू हो। और जहां ये स्पष्ट है कि मैं राज्यपाल की हैसियत से आपको बुलाता हूं, न कि मुझको, जबकि बड़ा स्पष्ट है कि मुझे बुलाना चाहिए, तो वो निरस्त भी किए जा सकते हैं अमुक केस में। कांग्रेस और जेडीएस ने कर्नाटक विधानसभा में एंग्लो इंडियन विनीशा नेरो को विधायक मनोनीत करने के राज्यपाल के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। दोनों दलों का यह कहना है कि बीएस येदियुरप्पा सरकार का शक्ति परीक्षण होने के बाद एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाए। इस याचिका पर भी आज सुनवाई हो सकती है। और उधर वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने भी बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का निमंत्रण देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने जेठमलानी की याचिका पर विचार किया और इसके बाद इस मसले पर विचार करने वाली पीठ के सामने आज याचिका पेश करने को कहा है। जेठमलानी ने यह आरोप लगाया है कि येदियुरप्पा को निमंत्रण देकर राज्यपाल ने संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया है। कांग्रेस और जेडीएस के विरोध प्रदर्शन के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विधानसभा में बहुमत हासिल करने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कर्नाटक के किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया।
BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ सुप्रीम कोर्ट से शपथ लेने पर रोक लगाने से इनकार के कुछ ही घंटों बाद BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर और किसानों के नाम पर शपथ लेने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए येदियुरप्पा ने किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को अपवित्र बताते हुए भरोसा जताया कि उनकी सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी और पूरे 5 साल सरकार चलाएगी। विधानसभा में BS येदियुरप्पा को 15 दिनों के भीतर बहुमत साबित करना है। However, I regret that the Congress and JDS have formed a unholy alliance after the election, though people have outrightly rejected both these parties. I am sure of winning the vote of confidence and I am going to complete 5 years term. लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले BS येदियुरप्पा तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। 222 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी 104 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस को 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस को महज 37 सीटें ही हासिल हो सकी। 1 सीट जेडीएस की सहयोगी बीएसपी को मिली, बाकी सीटें अन्य के खाते में गई हैं। कर्नाटक में सरकार बनने के साथ ही अब देश के 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई है और BS येदियुरप्पा तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी यहां पर साफ दिख रहा है कि उसे भरोसा है कि कर्नाटक में वो विश्वास मत हासिल कर लेगी, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस अब हर एक मौके पर बीजेपी को चुनौती देने को तैयार भी दिख रहे हैं। बेंगलुरु में करुण अनिर्बन के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक में नाटकीय घटनाक्रम के बीच बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस जेडीएस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। दोनों ही पार्टियों का यह कहना है कि वो अपने अपने विधायकों को बीजेपी के जोड़ तोड़ से बचाने के लिए बंगलुरु के इंगल्टन रिजॉर्ट से हटाकर राज्य के बाहर ले गए। खबरों के मुताबिक जेडीएस और कांग्रेस अपने विधायकों को कोच्चि और हैदराबाद ले गई हैं। कांग्रेस और जेडीएस का यह आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेता उनके विधायकों को तोड़ने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। You know better than me. Because why they are going, we are not encouraging horse trading. To stop horse trading, they are living together. Supreme Court issues different. Assembly strength is different. We are not bothered about the Supreme Court judgment outcome. We are not bothered about that. Only on the floor of the house. We have to show our strength. For that, actually, we are taking care. From Cochin and Hyderabad, both. Some of your MLAs are going to Cochin. Cochin, some of are going to Hyderabad. What are the numbers, sir? Both all Congress and the JDS both. और इस बीच कर्नाटक की ताजा राजनीतिक स्थिति पर जेडीएस प्रमुख और HD देवेगौड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। वहीं इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार बनाने का दावा करने के लिए कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपी विधायकों की सूची में कई विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि विधायकों के बंगलुरु पहुंचने और कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले सभी के हस्ताक्षर कैसे ले लिए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए फर्जी हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज पेश करना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सरकार का गठन नियमों के दायरे में ही रहकर किया गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, तभी विधायकों को रिजॉर्ट में बंधक बनाकर रखा गया है। Rahul Gandhi, you better note, your party is repeatedly defeated. You cannot control the country's politics through collusive litigation through the corridors of the court. That is not plainly acceptable. Point number one. And point number two is, you are talking of arithmetic. We are talking of mandate. Your party lost so many seats. Your chief minister's 2 seats, one defeated, one scrapped through. Your 16 ministers lost.
yet you are claiming to form the government. Utterly irresponsible. और कर्नाटक मसले पर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। पंचानंद मिश्रा बेंगलुरु से जुड़े हैं, साथ ही अरविंद कुमार सिंह कांग्रेस ऑफिस दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और अखिलेश सुमन जो कि बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आज अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इधर बीजेपी कह रही है कि 15 दिन के पहले ही विश्वास मत हासिल कर लेगी, जरूरी संख्या जुटा लेगी। क्या हलचल है वहां पर? देखिए, पूरी तैयारी है इस मामले को लेके कि पहले जब ये मामला उठा था तो बीजेपी ने कहा था कि गवर्नर के आदेश को कोर्ट नहीं मुलतवी कर सकती है, गवर्नर का आदेश है, उसके बाद कोर्ट को जो करना होगा करेगी। तो इस आधार पे कोर्ट ने जो रात में सुनवाई हुई, उस आधार पे कोर्ट ने कहा कि ठीक है, स्वेरिंग इन हो जाए, ओथ टेकिंग हो जाए, उसके बाद हम इसकी सुनवाई करेंगे। आज बीजेपी का तर्क यह होगा कि एक बार जब मुख्यमंत्री ने अपने पद की शपथ ले ली है तो उसके बाद उसको फ्लोर ऑफ द हाउस में ही, विधानसभा के पटल पर ही उसे चुनौती दी जा सकती है। और इसी एक बार जब मुख्यमंत्री बन जाता है उसके बाद उसको प्रूव करना होता है अपनी मेजोरिटी, और इसी तर्क के साथ बीजेपी कहेगी कि एक बार जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उन्हें हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूव करने का मौका दिया जाए। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि 15 दिनों का जो मौका दिया गया है वो 15 अधिकतम दिन है। उस अधिकतम दिन को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो घटा सकती है, उसे 2 दिन 3 दिन कर सकती है। तो इसी तर्क के साथ बीजेपी जाने वाली है। और जहां तक संवैधानिक प्रावधान जो बीजेपी के लोग हमें बता रहे हैं कि यह एक ग्रे एरिया है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दिया जाए या सिंगल लार्जेस्ट कोलिशन को दिया जाए, क्योंकि इसी आधार पर मणिपुर में कांग्रेस ने कोई चुनौती नहीं दी थी कोर्ट में जब बीजेपी ने कोलिशन के आधार पर दावा पेश किया था, या गोवा में कोलिशन के आधार पर दावा पेश किया था। लेकिन जब कांग्रेस ने उस समय दावा नहीं पेश किया था, इसका मतलब कांग्रेस ने यह माना था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का हक नहीं बनता है। और आज जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दिया है कर्नाटक में, तो फिर कांग्रेस इस तर्क को अपने तर्क को ही क्यों झूठा कर रही है? तो ये सारे तर्क है जिसके आधार पर बीजेपी पुराने जो वाकयात हुए हैं उन पुराने वाकयात का हवाला देकर आज अपने तर्क को पुष्ट करने की कोशिश करेगी। जी, पूरे अपडेट के लिए और हम रुख करेंगे बेंगलुरु का। पंचानंद मिश्र वहां से जुड़े हुए हैं। पंचानंद, वहां पर सियासी हलचल कैसी है? आज अहम दिन है, आपसे जानना चाहेंगे वहां का लेटेस्ट अपडेट। अमृता, देखिए, सियासी हलचल की अगर जहां तक बात करें तो यहां पर जब चुनाव के नतीजे आए थे तब से सियासी हलचल जो बढ़ी है वो थमी नहीं है। येदियुरप्पा ने जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कल, उसके बाद से यहां पर धरने प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था जो कांग्रेस और जेडीएस की ओर से। उसके बाद जब कल बीती रात पूरी रात घटनाक्रम चला, उसमें यह था कि कांग्रेस और जेडीएस के जो विधायक हैं यहां रह रहे थे होटल्स में, और इसके अलावा ईगल्टन रिजॉर्ट में, उनको हैदराबाद और कोच्चि में अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया है। उसका कारण यही बताया जा रहा है कि उन्हें डर है कि कहीं विश्वास मत के पहले कहीं उनकी खरीद फरोख्त ना हो जाए या कहीं उनसे संपर्क करके उनको बहलाने की कोशिश ना हो। यही वो वजह है जिससे कांग्रेस ने, डर की वजह से जेडीएस और कांग्रेस ने अपने विधायकों को वहां शिफ्ट किया है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होनी है जिसमें कि बीजेपी को कहा गया है कि वो लेटर ऑफ सपोर्ट जो उनका है एमएलएस का वो दिखाए सुप्रीम कोर्ट को, वो बताए जाकर, तो वो बीजेपी के लिए यहां पर एक बड़ा क्रूशियल समय चल रहा है। क्योंकि बीजेपी ने लगातार ये कहा है कि उनके पास विश्वास की संख्या है विश्वास मत के लायक, लेकिन वो कहां से लाएंगे इस बात को उन्होंने नहीं बताया। उनका यही कहना है कि लाइक माइंडेड लोग हैं, चाहे बीजेपी या जेडीएस में होंगे, वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। यही उनके विश्वास का जो है एक आधार है। तो आज पूरा घटनाक्रम यहां बड़ा होने वाला है। राजभवन से लेकर यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर तक सारी जगह सरगर्मियां हैं और हम आप तक पर जो अपडेट है वो लगातार ये पहुंचाते रहेंगे। अमृता, बिल्कुल, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। अरविंद कुमार सिंह कांग्रेस ऑफिस से हमारे साथ, दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस से जुड़े हैं। अरविंद सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस जो है वो देशव्यापी प्रदर्शन की बात कर रही है येदियुरप्पा के सरकार गठन को लेकर, वहां पर क्या हलचल है, क्या रणनीति है? आज अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। अमृता, मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर पर हूं और यहां सभी जो पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो इसमें लगे हुए हैं कि पूरे देश भर में किस तरह से विरोध प्रदर्शन करके जो कर्नाटक की घटना है उसकी निंदा की जाए जी, और लोगों को बताया जाए कि सबसे अधिक संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन को किस तरह से राज्यपाल ने नहीं बुलाया। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे अमृता, तो इसके लड़ाई के 2-3 कोण हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि जैसा पंचानंद ने बताया कि कांग्रेस और जेडीएस अपने अपने विधायकों को सबसे पहले सुरक्षित ठिकाने पे पहुंचाना चाहती है ताकि उनके साथ खरीद फरोख्त न हो और वो कायम रहे उनका संख्या बल, उसमें कोई तोड़ फोड़ न होने की सोच। तो ये इस प्रिकॉशन के साथ ही साथ जो मैदानी जंग है वो लड़ना चाहती है और इसीलिए जो कांग्रेस जो जिन जगहों पर
कांग्रेस जो है एक तरह से बड़ी संख्या जी बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस अहम जानकारी के लिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी के राज्य में सरकार बनाने के बाद विपक्षी दल कर्नाटक फॉर्मूले के सहारे बीजेपी को ही घेरने में जुट गए हैं। गोवा, मणिपुर और मेघालय में कांग्रेस ने तो बिहार में आरजेडी ने अपने प्रदेश के राज्यपालों से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने का फैसला किया है। गोवा में जहां कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा, तो वहीं मणिपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह, मेघालय में पूर्व सीएम मुकुल संगमा ने भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। बिहार में भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐसा ही किया है। उनका कहना है कि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते। इन सभी राज्यों में इन नेताओं की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सत्ता बीजेपी के हाथ में है। वहीं बीजेपी ने विपक्षी दलों की इस कवायद को नाटक करार दिया है। हमारी मांगे हम गवर्नर के सामने रखेंगे कि भाई हमारी जो है हमें सरकार फॉर्म करने का मौका दिया जाए, हमारे गोवा को जो है कांग्रेस का सीएम दिया जाए बहुत जल्द। Since ours in the last assembly election, ours is the single largest party. So since in the Karnataka, to the single largest party, that is BJP, they have given the chance for formation of government. Why not for us also? ये कांग्रेस वाला फ्रस्ट्रेट हो गया है क्योंकि पूरा इंडिया में वो कांग्रेस ख़त्म हो रहा है और इसलिए वो कुछ भी एलिगेशन कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी गोवा में रूल कर रही है विद द हेल्प ऑफ अलायंस। तो अभी जाके रोने से क्या फ़ायदा है? तो उनको जो रो रहे हैं तो रोने दो, क्योंकि उनको अभी पता चला है कि पूरा देश में कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कर्नाटका में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को न्योता मिला वो सही है, या बिहार में जिस तरह से पोस्ट पोल अलायंस जो बना, जो जनादेश का अपमान हुआ, वो सही था? अगर वो कर्नाटका की बात को सही मानते हैं तो यानी इसका ये मतलब है कि बिहार में वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, गलत काम किया है उन्होंने, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। वो बेकार है क्या? 38 सीटों पर जिस पार्टी ने जीत की उसका नेता मुख्यमंत्री बनेगा और 104 सीट जिसने जीता उसका नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और वो बना तो गलत है। सदन में बहुमत साबित करना है, सदन में बहुमत साबित करेंगे येदियुरप्पा जी। इनको क्यों घबराहट हो रही है? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने बहुमत साबित कर दिया है। अब उनको 8 महीने के बाद बेरोजगारी में नया तरह का काम खोज रहे हैं। ये एक्सरसाइज करने दीजिए, थोड़ा सड़क पे घूमने दीजिए, थोड़ा पसीना उसीना बहाने दीजिए। बहुत दिनों तक जो है इस सामंती सियासत को इन्होंने किया है। अब इस सामंती सियासत से बाहर निकल करके थोड़ा सड़क की सियासत करें 10, 20, 25 साल, तो कम से कम उनको समझ में आएगा कि देश के का सरोकार क्या है, देश की समस्याएं क्या है और देश के लोग चाहते क्या है। और इस बीच कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले के विरोध में कांग्रेस आज देश भर में लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रही है। इसके तहत देश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में कर्नाटक के राज्यपाल की ओर से बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस और जेडीएस नेताओं ने कल बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा के साथ ही एचडी कुमारस्वामी और जेडीएस के विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी प्रबंधन योजना को अंतिम रूप देने के मसौदे पर विचार विमर्श पूरा कर लिया है और आज इससे जुड़ा फैसला आ सकता है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की तरफ से दाखिल मसौदे पर कोर्ट ने अमल किया है और आखिरी फैसले से पहले राज्यों की तरफ से मिले सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। इससे पहले केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट के समक्ष संशोधित प्लान भी पेश किया और कहा कि केंद्र ने योजना के उस प्रावधान में सुधार किया है जो जल बंटवारे के संबंध में उसे समय समय पर निर्देश देने का अधिकार देता था। गरीबी रेखा से नीचे के हृदय रोग पीड़ितों को उपचार के लिए मुफ्त में स्टेंट मुहैया कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि बीपीएल श्रेणी के लोगों को हृदय रोग के लिए मुफ्त में स्टेंट मुहैया कराने का फैसला तकरीबन 2 सप्ताह पहले ही कर लिया गया था। और 2018-19 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली
अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर चीन से ज्यादा मजबूत रहेगी। यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि WESP की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% और 2018-19 में 7.6% रहने की उम्मीद है। यूएन की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था में शानदार मजबूती को दर्शाया गया है। पिछले वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 6.7% रही थी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की वृद्धि दर तेज रहेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन की ग्रोथ रेट सामान्य रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में 2018-19 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.2% रहने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शहरों को विकास का इंजन बताया है। उन्होंने कल दिल्ली के पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखते हुए ये बातें कहीं। उपराष्ट्रपति ने पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण को समय की जरूरत बताया। उपराष्ट्रपति ने ऊर्जा बचाने वाली इमारतों को प्राथमिकता देने और इस बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की बात कही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी नागरिकों को घर के अलावा बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं में निवेश की जरूरत है और इसके लिए देश को 7 से 7.5% दर को बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने विकास के साथ साथ पर्यावरण और संसाधनों को बचाए रखने पर जोर दिया। Besides providing housing to all citizens, we need more roads, more bridges, more highways, more round-the-clock electricity, adequate water supply, waste disposable systems, office and retail spaces, rapid transportation, airports, seaports and other infrastructure to cater to the needs of the bourgeois population. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन यानी GPRA कॉलोनियों को फिर से विकसित करने की आधारशिला भी रखी। इसके तहत NBCC और CPWD सरोजनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, मोहम्मदपुर, कस्तूरबा नगर, श्रीनिवासपुरी और त्यागराज नगर में कॉलोनियों को फिर से विकसित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। साल 2011 में देश की 31.7% आबादी शहरों में रहती थी। अनुमान है कि 2050 तक देश की आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी। इसके लिए नए घरों के साथ साथ शहरों में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। उन्होंने शहरों को देश के विकास का पहिया बताया। People's expectation is before time. That's why people are restive. That's why the Prime Minister is also restive. So every one of us should understand the aspiration of the people, the development that is long overdue for the people of the country. We must all aim at accelerating that growth. दिल्ली के नौरोजी नगर इलाके में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 25 एकड़ जमीन पर कारोबारी गतिविधियों के लिए बनाया जाएगा। इस पर करीब 2,694 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यहाँ पर 10 मंजिल के 12 ब्लॉक होंगे। यहाँ सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं होंगी। This will be a world-class commercial center licensed under the World Trade Center New York, and it will provide facilities which can be termed as first rate by global standards, zero waste, etc. दिल्ली की GPRA कॉलोनियों को फिर से विकसित करने में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और GPRA कॉलोनियों को विकसित करने का फैसला जुलाई 2016 में एम वेंकैया नायडू के केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री रहते हुए हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र की सत्ता पर काबिज एनडीए की सरकार ने साल 2017 में मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 पारित किया था। उस कानून के मुताबिक सभी संस्थानों में महिला कामगारों को 12 की जगह अब 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलता है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
वाली नेहा कई सालों से स्कूल में टीचर की नौकरी करती हैं। 8 साल पहले नेहा का जब बड़ा बेटा पैदा हुआ था, उनके लिए नौकरी और माँ की भूमिका के बीच संतुलन बिठाना लगभग असंभव सा हो गया था। आखिरकार 3 महीने के बच्चे को छोड़कर वो कैसे ऑफिस कर पाती, लिहाजा आए दिन उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती थी। लेकिन जब उन्होंने अपना दूसरा बच्चा प्लान किया तो परेशानियां काफी कम हो गईं। नेहा की लड़की के जन्म के बाद उन्हें स्कूल से 6 महीने की पेड लीव मिली। 6 महीने में बच्ची भी कुछ बड़ी हो गई और जब नेहा ने फिर से स्कूल ज्वाइन किया तो उन्हें घर और स्कूल के बीच संतुलन बनाने में पहले से कहीं कम मेहनत करनी पड़ी। नेहा उन लाखों नौकरी पेशा महिलाओं में से हैं जिन्हें मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 का फायदा हुआ। मैंने ये देखा कि पहले में 3 महीने के बाद मुझे अपना स्कूल ज्वाइन करना पड़ा, तो मुझे ये बहुत टेंशन रहती थी कि अब मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसने कुछ खाया पिया है कि नहीं, क्योंकि इस दौरान अब माँ की बहुत अच्छे से ज़रूरत होती है बच्चे को और वो अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन अब दूसरे में अब मुझे 6 मंथ्स का बेनिफिट मिल रहा है। एटलीस्ट मेरा बच्चा इतना होगा कि वो बॉटल फीड पे आ जाएगा और वो अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करने लगेगा। तो ये 6 महीने जो हैं ये इसमें मेरा बच्चा इस लायक हो जाएगा कि मैं उसकी इतनी देखभाल कर सकूं कि हाँ 6 महीने के बाद मुझे तसल्ली रहेगी कि वो अब अपनी देखभाल अपने थोड़ा सा उस पर आ जाएगा कि कोई और भी उसको संभाल सके। आरती भी दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करती हैं। परिवार में उनके अलावा बस उनके पति हैं। जब वो अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी तब उन्हें भी ये सोच कर नींद नहीं आती थी कि वो कैसे संभालेंगी। आज जब वो माँ बन चुकी हैं, वो रात में भी जागती हैं, लेकिन चिंता से नहीं बल्कि अक्सर उनका बच्चा उन्हें जगाता रहता है। ऑफिस से मिली 6 महीने की पेड लीव से उन्हें काफी सहारा मिला है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। 6 मंथ के लिए काफ़ी बेनिफिट है, बिकॉज इसमें काफ़ी हमें जाने मिलता है बेबीज़ को, और डॉक्टर्स भी बोलते हैं 6 मंथ के लिए बेबी को अपनी दूध देने पड़ते हैं। बट अब जब 6 मंथ का हो गया तो उनकी रूटीन भी पूरी होते हैं, उनकी काफ़ी देख सकते हैं हम दोनों ही कंपनी, बिकॉज बेबी 6 मंथ में सबको जानने लगते हैं, पहचानते हैं, तो किसी पे भी रह सकते हैं। पर 3 मंथ में नहीं होता है एडजस्ट, वो अपनी मोम के अलावा कहीं और नहीं रह पाते हैं और काफ़ी कुछ हो जाता है, बीमार होते हैं बेबी काफ़ी। बट 6 मंथ काफ़ी अच्छा है। हम एक तरीके से फाइनेंशियल अपना मतलब जो भी डिसीज़न है मेरी वाइफ ले सकती है और स्ट्रांग हो सकते हैं इससे, और काफ़ी सारे बेनिफिट है कि अभी मतलब 3 महीने में ये था कि भाई मैं अगर मेरी वाइफ जॉब स्विच छोड़ना चाह रही है तो उसमें मतलब लॉस था, लेकिन अभी जो है 6 महीने का जो मतलब है उससे बेनिफिट है कि मतलब आगे हमारा बच्चा इतना उस काबिल हो सकता है कि हम उसे किसी अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। जॉब का छोड़ने का मतलब अगर आगे से कंटिन्यू करना चाहती है तो वो आगे कंटिन्यू कर सकती है। दरअसल मार्च 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मातृत्व लाभ विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद इसे कानून बना दिया गया। इस कानून के मुताबिक अब 9 से ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कामगार महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते कर दी गई है। महिला को पहले 2 बच्चों में 26 हफ्ते और तीसरे बच्चे में अवधि 12 हफ्ते की ही दी जाएगी। इस कानून के दायरे में गोद लेने वाली महिलाएं भी शामिल की गई हैं, यानी ऐसी महिलाएं जिन्होंने 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनन गोद लिया है, उन्हें 12 हफ्तों का अवकाश दिया जाएगा। सरोगेसी के जरिए संतान सुख पाने वाली महिलाओं को भी 12 हफ्तों का अवकाश दिया जाएगा। इस कानून के मुताबिक हर संस्था जहां 50 से ज्यादा महिला कर्मचारी काम करती हैं, उन्हें क्रेच की सुविधा मुहैया करवानी होगी। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो महिला को घर से काम करने की भी सुविधा दी जा सकती है। डॉक्टर्स का मानना है कि सरकार ने कानून को पारित कर माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को और बेहतर कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमारे देश में 90% औरतों को अनीमिया है, खून की कमी है, और डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 महीने टाइम ही नहीं है कि ये रिकवरी हो सके। तो अगर आप 6 महीने का टाइम दे औरत को इससे रिकवर करने के लिए, तो वो उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिनिमम 4 से 6 महीने की ज़रूरत है ही, मैंडेटरी है।
कई विकसित देशों में भी मातृत्व अवकाश को लेकर पेड लीव की सीमा इतनी नहीं जितनी भारत में हो गई है। जैसे अमेरिका में केवल 2.6 हफ्ते की पेड लीव मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में 7.6, ब्रिटेन में 12.2, स्पेन में 16, फ्रांस में 18 और इटली में 25.2 हफ्तों की। महिलाओं को राहत देते हुए और उनकी मांग को सुनते हुए मोदी सरकार ने पेड लीव का समय 6 महीने तक बढ़ा दिया। महिलाओं को इस बात की खुशी है कि अब वो ना ही सिर्फ अपनी पर्सनल जिंदगी बल्कि प्रोफेशनल जिंदगी में भी विकास कर पाएंगी। कैमरा पर्सन श्यामलाल के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।